हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, विटामिन B2 के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, विटामिन बी क्या होता है, ठीक है, कि ये क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। और उसके बाद B2 को समझा ना। और इसको क्या, इसका रासायनिक नाम क्या था, इसको क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायमीन, ठीक। और B2 का रासायनिक नाम क्या था, इसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, फ्लेविन बोलते हैं, ठीक। और इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसे पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। किसकी वजह से, हमने क्या देखा है, पीला विटामिन के नाम से जानते हैं। क्योंकि इसे पीला विटामिन क्यों कहा गया था, क्योंकि सबसे पहले इसे किससे अलग किया गया था, दूध से अलग किया गया था। किससे, दूध से। इसको सबसे पहले क्या किया गया था, दूध से अलग किया गया था। और इसे अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से, ठीक, विटामिन जी के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विटामिन जी के नाम से। और इसे क्या कहते हैं, वैक्टोक्रोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वैक्टोक्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक। और किस नाम से जानते हैं, वैक्टोक्रोम के नाम से जानते हैं। और B2 की खोज किसने की थी, अगर ये देखते हैं तो B2 की खोज किसने की थी, विटामिन B2 की खोज किसने की थी, कूहन ने की थी। किसने की थी, कूहन ने। और B2 में क्या, किस नामक पेंटोज, B2 में, विटामिन B2 में क्या, पेंटोज, B2 में क्या है, राइबोज नामक पेंटोज शर्करा। ये जो B2 है इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो राइबोज नामक, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी, पेंटोज शर्करा। और कौन सी पाई जाती है, एवं इसे आइसोइलोक्सिजीन, क्या, आइसोइलोक्सिजीन न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये किसमें, अगर ये पूछें तो ये किसमें घुलनशील होता है, किसमें घुलनशील होता है। देखिए वैसे विटामिन तो सब जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये किसमें घुलनशील है, ये भी होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। किसमें, जल में घुलनशील होते हैं। और किसमें अघुलनशील होता है, घुलनशील। और कहाँ अघुलनशील होता है, कि ईथर, बेंजीन और एसिटीन। और किसमें, क्लोरोफॉर्म में। किसमें, क्लोरोफॉर्म में भी ये क्या होते हैं, कि ये अघुलनशील होता है। विटामिन B2 जो होते हैं किसमें घुलनशील होते हैं, जल में होते हैं। और किसमें अघुलनशील होते हैं, ये ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इस सब में क्या होते हैं, कि ये अघुलनशील होते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसको देखा था। इसके क्या कार्य होते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है। ये एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। किसके, ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये हमने देखा था कुछ हद तक ये क्या, घाव को भरने में भी मदद करते हैं। और हमने क्या देखा था, कि ये हमारे शरीर के हार्मोन्स को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक। तो हमने काफ़ी हद तक इसके कई कार्य देखे थे, कि विटामिन B2 के क्या कार्य होते हैं। फिर हमने क्या देखा, कि इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें देखिए नाम देख लीजिए, कम से कम चिलोसिस था, ठीक। देखिए अब एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई है, ठीक। तो कम से कम इतना, मतलब इतनी बार रिपीट हो जाए, जब भी आप आगे का पढ़िए तो पीछे का रिपीट करते हुए चलिए, कम से कम वो चीज़ें माइंड में हमारे स्टोर रहे, ठीक। जैसे हमने कल पढ़ा इसको, तो इसको आज भी देख ले रहे हैं, थोड़ा सा ऊपरी तौर पे देख लेंगे, तो एक बार फिर से क्या होगा, ये फिर रिपीट हो जाएगा। फिर ऐसे बीच बीच में से इसको रिपीट करते रहेंगे, या इसको समझते रहेंगे, या इसको एक दो बार इसको दोहराते चलेंगे, तो क्या है कि ये भूलेगा नहीं, ठीक। क्योंकि यही सब पूछता है। और इसे ये घुलनशील है, अघुलनशील है, ये सब इस तरीके से नहीं पूछता ज़्यादातर। ये चिलोसिस क्या है,
इसमें क्या है, ये कैसा रोग है, किसकी कमी से होता है, इस बारे में ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चिलोसिस क्या है, ये हमने क्या देखा था, जो चिलोसिस होता है ये क्या होते हैं, इसमें होठों के किनारे हमने इस तरीके से फिगर भी बनाया था ना, ये होठों के इसमें ये किनारे, ठीक, होठों के किनारे क्या करते हैं कि फट जाते हैं। फिर हमने क्या देखा था दूसरा, या तो फट जाएंगे या तो घाव हो जाएंगे। और उसके बाद हमने क्या देखा था दूसरा, एंगुलर डर्मेटाइटिस। दूसरा क्या था, एंगुलर डर्मेटाइटिस, ठीक। तो हमने एंगुलर डर्मेटाइटिस में क्या देखा था कि इसमें होठों के बीच में या तो घाव हो जाता है, और या तो क्या करेंगे कि होठों के बीच में ये घाव हो जाएंगे, या तो ये फटने लगते हैं। इसमें होठों के मध्य में होता है, चलो इसमें एंगुलर डर्मेटाइटिस में। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है होठों के किनारे, तो इस तरीके से लिख लीजिए, होठों के किनारे, ठीक, होठों के मध्य, होठों के मध्य। फिर हमने क्या देखा था, ग्लोसिस्ट देखा था या ग्लोसाइटिस। क्या देखा था, ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस देखा था। तो ये क्या था, ये ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस जो होता है, ये जीभ पर काले जो होते हैं, जीभ पर काले रंग के दाने निकल आते हैं, ठीक है। और क्या होती है, जीभ जो होती है लाल हो जाती है, जीभ में जैसे जीभ जो होती है लाल हो जाती है, जीभ पर घाव हो जाते हैं। ये हमने क्या देखा था, ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस देखा था। उसके बाद हमने चौथा क्या देखा था, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ठीक। ये क्या था, ये क्या होता है, आँखों की रक्त कोशिकाओं में ये घाव हो जाता है। ये जीभ पर घाव, ठीक, जीभ पर घाव ना, ये क्या, आँखों की रक्त कोशिकाओं पे घाव, आँखों की रक्त कोशिकाओं में घाव हो जाता है, घाव जो ये हो जाता है। क्या होता है कि आंखें जो होती हैं ये लाल हो जाती हैं, ठीक है। और आँखों से क्या होता है कि पानी गिरने लगता है, आंखें जो होती हैं वो लाल हो जाती हैं, आँखों में दर्द होता है। तो इस तरीके से इसमें होता है कि कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होंगी, आँखें लाल हो जाएंगी, आँखों से पानी गिरेगा, आँखों में जलन होगा। तो ये हमने क्या देखा, चिलोसिस देखा, होठों के किनारे पर घाव होता है, होठों के किनारे फटते हैं। एंगुलर डर्मेटाइटिस हुआ, होठों के मध्य में होते हैं। ग्लोसिस्ट या ग्लोसाइटिस हुआ, जीभ पर घाव होते हैं। और क्या हुआ कि कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन क्या होता है कि आंखों में रक्त कोशिकाओं पर घाव हो जाता है। फिर हमने क्या देखा, एंगुलर डर्मेटाइटिस, ये 5वां नंबर है, एंगुलर डर्मेटाइटिस। एंगुलर डर्मेटाइटिस को हमने क्या देखा था कि इस पर क्या होता है, इस पर गालों में घाव हो जाता है। कहाँ होता है, गालों पर घाव होता है। कीरेटाइटिस ना, कीरेटाइटिस क्या था, इसमें क्या होता है कि इसमें गालों का शुष्क होकर फटना होता है। कीरेटाइटिस में क्या होता है, गालों का शुष्क होकर फटना, या रूखा हो जाता है, ठीक। उसके बाद एक हमने क्या देखा था, 7वें नंबर पर देखिए, नसोला बायल सेब्रेलिक। इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें स्माइल लाइन जो मतलब यार लाफ लाइन पे बोलिए, मतलब कोई हंसता है तो देखिए यहाँ पर घाव हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने क्या देखा था कि इसकी कमी से इस तरीके से होते हैं, इतने प्रकार के रोग होते हैं, या सोच लीजिए कि इतनी कमी विटामिन B2 की कमी से ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने विटामिन B2 का अवशोषण कहाँ होता है, हमने देखा था छोटी आंत में होता है, ठीक। तो ये क्या है, इतना हम लोगों ने B2 के बारे में देखा था। आज हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन B3 देखते हैं, ठीक है। विटामिन B3 क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो B3 क्या होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक। अब विटामिन B3 क्या होता है कि इसे
B3। ठीक, ये क्या होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे नियासिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नियासिन के नाम से जानते हैं, सीन के नाम से जानते हैं, इसे नियासिन के नाम से जानते हैं। और क्या, इसे क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड। इसे निकोटिनामाइड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे निकोटिनामाइड कहते हैं, इसे निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और क्या होता है कि ये जो होता है कि प्रोविटामिन, तो हमने क्या देखा था कि प्रोविटामिन कितने होते हैं, प्रोविटामिन जो होते हैं ये देखिए कौन कौन से हैं, विटामिन प्रोविटामिन कौन कौन से हैं, हमने क्या देखा, ए है, B3 है और डी है। तो ये 3 विटामिन हो गए। ठीक, तो B3 क्या है, ये प्रोविटामिन है। ठीक, तो इसमें प्रोविटामिन क्या होता है, ये वास्तविक रूप से क्या किया जाता है, वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, वास्तविक रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, अन्य रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक, अन्य रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है कि इस विटामिन B3 जो, इसको क्या बोलते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं, निकोटिनामाइड कहते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। फिर B3 क्या है, हमने क्या देखा, B3 क्या है, विटामिन B3 क्या है, एक प्रोविटामिन है। B3 क्या है, एक प्रोविटामिन है, प्रोविटामिन है जो एक तरीके से बोलिए कि जो ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड है, जो ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड है, ये क्या है, ये ट्रिप्टोफेन हमने कहाँ पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये क्या है, अनिवार्य अमीनो एसिड होता है। ठीक है, आवश्यक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफेन। ठीक, तो ये क्या है, एक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। ठीक, और क्या होता है, B3 जो होता है, विटामिन B3 की खोज किसने की थी, B3 की खोज कब, 1735 में। विटामिन B3 की खोज 1765 में स्पेनिश व्यक्ति था, यानी स्पेन का एक व्यक्ति था। क्या नाम था, स्पेन का एक व्यक्ति, जिसका नाम क्या था, कौशल। क्या नाम था, कासल। ठीक, इसको सही से लिख दे रहे हैं। कासल ने कब किया था ये, मतलब विटामिन B3 की खोज किसने की थी, 1735 में। कौशल, स्पेन का एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, कि कौशल ने क्या किया था, इसका B3 का वर्णन किया था, ने B3 का वर्णन किया। ठीक, तो ये B3 का क्या किया था, वर्णन किया था। उसके बाद देखिए कि ये हमने क्या देखा कि विटामिन B3 जो है ये नियासिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, इसको निकोटिनामाइड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और क्या कि ये जो विटामिन B3 है ये प्रोविटामिन है। ठीक, और B3 की खोज किसने की थी, 1735 में
B2 का काउंट किया था कुहन ने किया था, लेकिन B3 का किसने किया है? कासल ने किया है। ठीक, तो ये हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि B3 जो होता है ये पेलाग्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? B2 में भी हम लोगों ने पेलाग्रा पढ़ा था ना, लेकिन जो B2 था ये क्या था कि ये पेलाग्रा के बस एक लक्षण दे रहा था। ठीक, B2 जो है वो पेलाग्रा का लक्षण दे रहा था, लेकिन B3 क्या है? ये पेलाग्रा के लिए क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक इसको आप नोट कर सकते हैं कि B3 जो है, B3 पेलाग्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, के लिए ये मतलब B3 जो है पेलाग्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन B2 क्या था? सिर्फ लक्षण दे रहा था। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने B2 के बारे में भी पढ़ा है। हम आगे देखते हैं कि विटामिन B3 जो होता है ये पेलाग्रा जो ये हमने पढ़ा है, पेलाग्रा जो ये क्या होता है कि इटालियन ये जो पेलाग्रा शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? ये इटालियन शब्द है। कैसा शब्द है? इटालियन है। ठीक है, इटालियन शब्द है, इटालियन शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है भद्दी त्वचा। क्या होता है? भद्दी त्वचा। ठीक, तो ये क्या है कि ये इटालियन शब्द है एक, और इसका अर्थ होता है भद्दी त्वचा। अब आगे देखते हैं। तो पेलाग्रा हमने क्या देखा? पेलाग्रा कैसा शब्द है? एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है भद्दी त्वचा। तो जिन व्यक्तियों के आहार में क्या, अगर हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि जिन व्यक्तियों के आहार में ट्रिप्टोफेन, अगर नोट कर लीजिए आप लोग अपने शब्द में इसको, जिन व्यक्तियों के आहार में ट्रिप्टोफेन प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें क्या होगा कि ये पेलाग्रा नामक रोग देखा जाएगा ना। तो जिन व्यक्तियों के आहार में, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये जो ट्रिप्टोफेन है ये एक प्रोविटामिन है, तो प्रोविटामिन में ही तो ये था। B3 जो है एक प्रोविटामिन है और ये क्या था? इसमें ट्रिप्टोफेन था। ठीक, तो अगर जिन व्यक्तियों के आहार में अगर हम इसकी कमी देखेंगे, ट्रिप्टोफेन की कमी देखेंगे, तो उसमें क्या है? ये रोग देखा जाएगा, क्योंकि ये रोग जो है लक्षण कौन दे रहा है? विटामिन B2 दे रहा है। और विटामिन B3 की कमी से क्या कौन सा रोग हो रहा है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन B3 रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो जिन व्यक्तियों के आहार में, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के आहार में क्या है? ट्रिप्टोफेन प्रोटीन की कमी देखेंगे तो उसमें ये पेलाग्रा नामक रोग पाया जाएगा या उसको देखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि और ये सबसे ज़्यादा विटामिन B3 सबसे ज़्यादा किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खमीर में। किस में पाया जाता है? खमीर में पाया जाता है। तो एक तरीके से अगर देखें तो इसकी कमी के लिए क्या होता है? खमीर का सेवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं कि ये PPF ये भी पूछा जाता है। PPF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका PPF का फुल फॉर्म क्या है? पेलाग्रा और प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो PPF का फुल फॉर्म क्या है? पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक, और क्या होता है कि इसे B3 को क्या बोलते हैं? और एक नाम से जानते हैं B3 को। तो इसे PPF का फुल फॉर्म क्या हुआ? पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। और B3 को किस नाम से जानते हैं? देखिए इसको ये भी इस नाम से भी बोल सकते हैं, एंटी पेलाग्रा विटामिन। पेलाग्रा विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक, और क्या होता है कि और देखिए कि ये चीज़ें क्या हो गई कि विटामिन B3 को एंटी पेलाग्रा विटामिन के नाम से हम जानते हैं, और PPF का फुल फॉर्म हमने देखा कि पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से इसका फुल फॉर्म है। ठीक, आगे देखते हैं निकोटिनिक एसिड।
निकोटिनिक, ये भी क्या है, ये भी इसी का नाम है ना, निकोटिनिक एसिड। जो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं B3, ठीक, क्योंकि हमने इसको आगे बताया कि B3 को क्या बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड माइन बोलते हैं, ठीक, नियासिन बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा तो ये क्या है, निकोटिनिक एसिड जो है ये हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर में जाकर सक्रिय होकर निकोटिनामाइड में बदल जाता है, निकोटिनामाइड में बदल ठीक। तो ये क्या हमने देखा कि निकोटिनिक एसिड जो होता है जिसका मतलब ये किसका नाम है, इसको किस नाम से जानते हैं, और B3 को ही निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे शरीर में जाकर मतलब जब सक्रिय होता है, हमारे शरीर में जाकर जब सक्रिय होता है तो किस में बदलता है, निकोटिनामाइड में बदल जाता है। अब ये निकोटिनामाइड जो होता है ये क्या करता है, ऊतकों में यह निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियो क्या करता है, डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में, उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। ठीक, तो हमने देखा कि निकोटिनामाइड एसिड जो होता है यह विटामिन B3 को ही बोलते हैं। ये हमारे शरीर में जाकर सक्रिय होकर किस में बदलता है, निकोटिनामाइड में बदलता है। लेकिन यह निकोटिनामाइड क्या होता है, यह ऊतकों में यह निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। किस में उपस्थित होता है, डाइन्यूक्लियोटाइड के रूप में उपस्थित होता है। ये क्या देखते हैं, ये दो तरह के वहाँ पर जाकर ये निकोटिनामाइड जो ये डाइन्यूक्लियोटाइड है ये क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर दो तरीके के एंजाइम को बनाते हैं। ये एंजाइम देखिए, आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ये दो तरह के एंजाइम बनाते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, दो तरह के एंजाइम बनाते हैं। अब ये दो तरह के एंजाइम कौन कौन से हैं, एक देखिए, एक क्या है NAD, दूसरा क्या है NADP, ठीक। पहला क्या है, ये वहाँ जाकर क्या करते हैं, दो तरह के एंजाइम को बनाते हैं। पहला जो है वह NAD है, ठीक। दूसरा क्या है NADP। अब ये NAD क्या है और NADP क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, NAD, ठीक। इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन जो होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन क्या डाई, ठीक। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या बोलते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक। तो ये क्या हो गया कि NAD का निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसको लिख लीजिए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब दूसरा क्या है, NADP। दूसरा NADP, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। इसके आगे क्या लिखते हैं, फास्फेट। क्या है, ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, फास्फेट जुड़ जाएगा। तो NAD को क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और NADP को बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक, तो ये हो गया। तो ये किसने, एक तरीके से देखिए तो ये कितने तरह के एंजाइम बना रहे हैं, दो तरीके के। पहला है NAD, दूसरा है NADP। और पहला जो NAD किया है इसको निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट बोलते हैं। ठीक, हमने इसके पहले जो देखा था, क्या देखा था कि ये कोएंजाइम को हमने बताया है। कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम को क्या बोलते हैं, सह एंजाइम बोलते हैं। कोएंजाइम क्या बोलते हैं, सह एंजाइम। ये क्या होते हैं कि यह मुख्य तत्व में जो काम करने वाले होते हैं उनकी या क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, सह एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि B3 जो होता है किस में घुलनशील होता है और किस में अघुलनशील होता है। तो विटामिन B3 जो होता है यह जल में घुलनशील होते हैं। किस में, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये कम घुलनशील होते हैं। घुलनशील हैं लेकिन क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। ठीक, B3 जो होता है जल में घुलनशील होते हैं। हमने क्या देखा कि ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन ये कम घुलनशील होते हैं। कम घुलनशील। और इनका स्वाद कैसा होता है, विटामिन B3 का स्वाद कैसा होता है, इसका स्वाद जो होता है वह क्या होता है कि इसका स्वाद जो होता है वह कसैला होता है। कैसा होता है, कसैला, कसैला। और क्या, ये एक तरीके से इसकी यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, विशेषता। ठीक, स्वाद कैसा हो गया, कसैला हो गया। और क्या, ये अम्ल क्षार ताप के प्रति क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये अम्ल क्षार ताप के प्रति स्थिर होते हैं। तो हमने क्या देखा, विटामिन B3 जो होता है ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है। ये अम्ल क्षार ताप के प्रति क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और हमने क्या देखा कि अब हम देखते हैं कि ये क्या हो गया कि विटामिन B3 के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि विटामिन B3 के कार्य क्या हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसको देखते हैं। विटामिन B3 के कार्य। अब इसके कार्य क्या हैं, इसको देखते हैं। तो विटामिन B3 के जो कार्य हैं वो क्या होते हैं, ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। तो एक तरीके से हमने देखा है कि विटामिन B जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारी त्वचा के लिए ही आवश्यक होते हैं। तो विटामिन B3 क्या होते हैं, ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं।
क्या, ये हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं। और क्या, विटामिन B3 जो होता है ये हमारी आँखों के लिए भी अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है। और क्या करता है, ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, कोएंजाइम के रूप में क्या करता है, कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। और किसमें मदद करता है, ये वृद्धि में मदद करता है। ठीक, वृद्धि में मदद करता है। और क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के चयापचय में मदद करता है। किसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के चयापचय में क्या करता है, मदद करता है। और जो है ये मानसिक रोग, अब मानसिक रोग कौन से हैं इसको देखते हैं कि ये मानसिक रोग जो सिजोफ्रेनिया ना, मानसिक रोग, सिजोफ्रेनिया, मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया, ये नाड़ी तंत्र को क्या प्रभावित करते हैं। मतलब जो मानसिक रोग होता है, ये सिजोफ्रेनिया जो होता है ये नाड़ी तंत्र, मतलब क्या होता है कि मानसिक रोग इसकी वजह से होता है, विटामिन B3 की कमी से। ठीक, लेकिन ये सिजोफ्रेनिया क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है, ये एक प्रकार का क्या होता है, मानसिक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि ये नाड़ी तंत्र को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। तो हमने क्या देखा कि मानसिक रोग जो इसकी वजह, किसकी वजह से होता है, मानसिक रोग। ये हमने इसलिए लिखवा दिया कि जैसे सिजोफ्रेनिया के बारे में भी एक जानकारी आप लोग को और यहीं से प्राप्त हो गई कि सिजोफ्रेनिया क्या है, एक प्रकार का मानसिक रोग है। ठीक, और ये क्या करता है, ये नाड़ी तंत्र को, इसमें क्या होता है, सिजोफ्रेनिया में जो मानसिक रोग हो जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें अपने ख्यालों में जीना, मतलब हमेशा अपने ख्यालों में डूबे रहना, अपने ख्यालों में जीना, तो इसमें होता है सिजोफ्रेनिया में। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मानसिक रोग भी कई होते हैं, इसके बारे में देखेंगे, लेकिन ये मानसिक रोग के अंतर्गत आता है सिजोफ्रेनिया। ठीक, तो अब उसके बाद देखते हैं कि ये हो गया मानसिक रोग और सिजोफ्रेनिया। अब आगे कुछ विटामिन B3 के बारे में और देखते हैं, जिसमें हमने क्या देखा कि इसके कार्य हैं, हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं, आँखों के लिए अच्छा होता है, कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, वृद्धि में मदद करता है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के चयापचय में भी ये मदद करता है। मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया ये नाड़ी तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आगे देखते हैं, तो ये जो मानसिक रोग हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, ये क्या होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, विटामिन B3 की कमी से सिजोफ्रेनिया रोग होता है। ठीक, तो मानसिक रोग कई होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या है, विटामिन B3 और क्या करता है कि ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में तथा ग्लूकोज से क्या करता है, विटामिन B3 ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में तथा वसा के सृजन में भी मदद करता है, ऊर्जा के निर्माण में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, किससे, विटामिन B3 ग्लूकोज से। ठीक, ये क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद होता है ना। यह ग्लूकोज से किस में मदद करता है, ऊर्जा निर्माण में मदद करता है। और क्या करता है, ऊर्जा निर्माण में तथा वसा के क्या करता है, वसा के सृजन में मदद करता है, वसा के सृजन
मदद करता है। ठीक, तो विटामिन B3 जो होता है, थोड़ा खांसी आ रही है, तबीयत नहीं ठीक लग रही है, उसके बाद भी हम क्लास ले रहे हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि समय पे ये सब मतलब सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो विटामिन B3 जो होता है वह ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में तथा वसा के सृजन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। और क्या देखते हैं कि पाचन, इसमें क्या करता है कि पाचन की क्रियाशीलता को बनाए रखने में भी मदद करता है। पाचन की क्रियाशीलता को बनाए रखने में मदद करता है। अब आगे देखते हैं कि जो हमने क्या पढ़ा, निकोटिनामाइड एसिड है। निकोटिनामाइड क्या है कि ऑक्सीकरण एंजाइम, निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली में मदद करता है। प्रणाली में मदद करता है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के चयापचय में क्या करता है, हाइड्रोजन। ठीक, H2, इसको मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के परिवहन में मदद करता है। मदद करता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये विटामिन B3 जो होता है ये ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण में तथा वसा के सृजन में मदद करता है। दूसरा क्या है, ये पाचन की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। फिर और हमने क्या देखा, निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली में ये क्या करता है, मदद करता है। और फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय यानी हाइड्रोजन के परिवहन में क्या करता है, मदद करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या किया कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है। तो ऑक्सीकरण, यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा कि निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम। तो ये ऑक्सीकरण क्या होता है, हमने इसके पहले ही पढ़ा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का एक अणु आकर जुड़ जाता है। ठीक, यहाँ नोट कर लीजिए आप लोग, ऑक्सीकरण में किसका, ऑक्सीजन का एक अणु आकर जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन का एक अणु आकर जुड़ जाता है और क्या होता है, हाइड्रोजन का अणु जो होता है वह बाहर निकल जाता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब यहाँ हमने पढ़ा ना कि निकोटिनामाइड ऑक्सीकरण एंजाइम प्रणाली में मदद करता है। तो ये ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण होता है कि ऑक्सीकरण में ये क्या किया कि ऑक्सीजन का एक अणु आकर जुड़ गया। ठीक, और हाइड्रोजन का अणु जो होता है वह बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया कि विटामिन B3 के पूरे जो क्या हो गए कार्य हो गए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा था कि विटामिन B3 जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पेलाग्रा जो होता है यह विटामिन B3 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, और जिसका अर्थ हमने क्या देखा था कि ये इटालियन शब्द है। और हमने क्या इसका अर्थ देखा था, इसका अर्थ था भद्दी त्वचा। क्या था, भद्दी त्वचा। किसका अर्थ था,
पेलाग्रा का। ठीक, तो B3 की कमी से क्या हुआ, B3 की कमी से और इसका अर्थ लिख लीजिए यहाँ पर, भद्दी त्वचा, भद्दी त्वचा। ठीक, तो ये भद्दी त्वचा इसका अर्थ हो गया। तो और ये क्या होते हैं, ये इसमें दो होते हैं, एक 3DS होता है और एक 4DS होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि 3DS और दूसरा क्या हो गया, 4DS। ठीक, 3DS क्या होता है, 4DS क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला जो होते हैं डर्मेटाइटिस, जो कि क्या है, एक त्वचा संबंधी रोग है। ठीक, डर्मेटाइटिस, और दूसरा क्या है कि डायरिया, तीसरा क्या है, डिमेंशिया। ये हो गया, पहला क्या था, डर्मेटाइटिस, दूसरा डायरिया, तीसरा क्या था, डिमेंशिया था। ये क्या हो गया, त्वचा संबंधी रोग हो गया। इसके आगे आप लोग नोट करना चाहे कर सकते हैं, डर्मेटाइटिस, ये मतलब कई बार आप लोग इसको पढ़ चुके कि त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, और ये डायरिया हो गया। और डिमेंशिया क्या हो गया, इसमें डिमेंशिया में क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है। तो ये क्या हो गया, ये 3DS हो गया। ठीक, हमने क्या देखा, पेलाग्रा जो होता है ये इसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से, और इसका अर्थ होता है भद्दी त्वचा। इसमें 3DS 4DS होता है, पहला क्या हो गया, डर्मेटाइटिस, दूसरा डायरिया, तीसरा डिमेंशिया। डर्मेटाइटिस क्या था, त्वचा संबंधी रोग था, और डायरिया जो है, ये डायरिया जानते ही हैं आप लोग, और डिमेंशिया जो है ये भूलने की बीमारी हो गई। अब 4DS को देखते हैं, ये क्या होता है, 4DS जो होता है डर्मेटाइटिस, और दूसरा क्या हो गया, डायरिया, डिमेंशिया, और क्या हो गया, चौथा डेथ। ठीक, चौथा डेथ, मतलब ये चार हो गए। मतलब पहले के जो 3 थे वही इसमें भी 3 हैं, लेकिन इसमें 1 प्लस हो जाता है, चौथा क्या हो गया, डेथ। अगर इन तीनों पर सही से इलाज नहीं लिया गया, समय पर इलाज नहीं लिया गया, तो क्या होती है कि डेथ हो जाती है। ठीक, और अगर इन तीनों पर सही से इसका उपचार करा लिया गया तो ऐसी कंडीशन, चौथी कंडीशन यानी 4DS की कंडीशन नहीं आती है। तो ये क्या हो गया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3DS प्लस डेथ ना। ये अपने समझने के ऊपर है, आप इस तरीके से लिखना चाहे इस तरीके से नोट कर लीजिए, इस तरीके से करना चाहते हैं तो आपका जैसे मन है उस तरीके से करिए। और इसकी कमी से क्या होता है, तो हमने क्या देखा, ये पेलाग्रा में 2 देखा, 3DS 4DS देखा। 3DS में डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये तीनों देखा। डायरिया, डर्मेटाइटिस क्या है, त्वचा संबंधी रोग है, और जो है दूसरा क्या है, डायरिया है। तीसरा डिमेंशिया में क्या देखा कि ये भूलने की बीमारी होती है। ठीक, और 4DS में कि जैसे पढ़ाई करो तो जल्दी, बहुत जल्दी भूलता है ना, तो इसी तरीके से ही क्या है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि हम लोगों को बीमारी है। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, कैस्टल नेकलेस। क्या बोलते हैं, कैस्टल्स नेकलेस। ठीक, ये क्या होता है कि ये गले पर घाव हो जाता है। इसमें क्या होता है, गले पर गले पर घाव होने वाला डर्मेटाइटिस है। कैसे कि जब जहाँ माला पहना जाता है, जैसे जो गले में माला पहना जाता है वहाँ पर ये घाव हो जाता है, कैस्टल नेकलेस। आगे देखते हैं,
ठीक। और कुछ आप नोट करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्या होगी, प्रोटीन की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमने जो ट्रिप्टोफैन पढ़ा है ना, ट्रिप्टोफैन क्या था, ट्रिप्टोफैन जो होता है, तो ट्रिप्टोफैन जो होता है ये क्या है, एक अमीनो एसिड है ना। कैसा अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो एसिड है। तो उस व्यक्ति में क्या होती है, विटामिन B3 की कमी हो जाएगी। हमने यही पढ़ा ना कि जब किसी व्यक्ति में ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति में क्या होगा कि विटामिन B3 की कमी हो जाएगी। तो और इसके आगे देखते हैं क्या होगा कि अगर और एक चीज़ समझते हैं क्या, कि यदि 60 ग्राम, यदि कितना, 60 ग्राम या 60 मिलीग्राम जो होते हैं ट्रिप्टोफैन, 60 ट्रिप्टोफैन क्या होता है, खाने पर 1 मिलीग्राम जो होते हैं B3, यानी ये जो विटामिन B3 जो होता है वो प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 60 ग्राम जब ट्रिप्टोफैन खाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 मिलीग्राम क्या होगा, B3 प्राप्त होगा। और अगर ये देखिए, ये ट्रिप्टोफैन कैसा न्यूट्रिएंट है, ये मैक्रो है ना, और ये क्या है, कैसा है, ये माइक्रो है। माइक्रो है, ठीक। तो हमने क्या देखा कि यदि 60 ग्राम ट्रिप्टोफैन खाने पर 1 मिलीग्राम जो होते हैं, कि 1 मिलीग्राम B3 जो होता है वह प्राप्त होता है। तो ये ट्रिप्टोफैन क्या था, मैक्रो था, और ये विटामिन B3 जो ये क्या है, ये माइक्रो है। कैसा है, माइक्रो है। और आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है ये कम भले ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन तो ये क्या था कि जो ट्रिप्टोफैन है ये आवश्यक अमीनो एसिड है ना, तो ये क्या हो गया, ये मैक्रो हो गया, और ये जो होता है ये माइक्रो होता है ना। तो इतना खाने पर कितना प्राप्त होगा, 1 मिलीग्राम प्राप्त होगा। ये लेकिन ये 1 मिलीग्राम ही बहुत होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं कि और इस प्राप्ति की, ये जो इससे प्राप्त हो रहा है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, B1, B2 और B6, ये तीनों विटामिन इसमें मदद करते हैं। तो ये क्या हो गया कि इतना हम लोगों ने देखा कि यदि इतने ग्राम हम लोग ट्रिप्टोफैन खाएंगे तो इतना हम लोगों को विटामिन B3 प्राप्त होगा। और आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि B3 का अवशोषण कहाँ होता है। B3 का अवशोषण जो होगा वह छोटी आंत में होगा। कहाँ, अवशोषण कहाँ होता है B3 का, छोटी आंत में, ठीक। इसके प्राप्ति या स्रोत क्या हैं, प्राप्ति या स्रोत, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये किस में प्राप्त होता है, ये खमीर और चावल की ऊपरी परत, खमीर चावल की ऊपरी परत में, और क्या, यकृत में, मूंगफली का दाना। तो ये खमीर, चावल की ऊपरी परत, अंकुरित अनाज, यकृत, मूंगफली का दाना, इन सब में ये प्राप्त होता है। इसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए B3 का हमारे शरीर में संग्रह होता है, तो संग्रह देखेंगे, संग्रह होता है तो क्या बोलेंगे कि नहीं, ठीक।
B3 का हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है। ये भी उसी तरीके से है कि ये जल में घुलकर मूत्र के साथ क्या होता है, जितना प्राप्त होना होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना होता है, और ये जल में घुलकर मूत्र के साथ क्या होता है, यह विसर्जित हो जाता है या ये बाहर हो जाता है। ठीक, तो ये अवशोषण क्या होगा, छोटी आंत में। इसके प्राप्ति स्रोत क्या थे, खमीर, चावल ऊपरी और चावल की ऊपरी परत, अंकुरित अनाज, यकृत, मूंगफली का दाना। और संग्रह क्या होता है, ये संग्रह नहीं होता है। तो ये क्या हो गए, ये पूरे विटामिन B3 हो गए। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या पढ़ेंगे, विटामिन B5। क्या पढ़ते हैं, B5 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विटामिन B5 क्या होते हैं। ठीक, तो ये आज जो है ये विटामिन B3 समाप्त हुआ।